पुस्तक चर्चा में इस पुस्तक की चर्चा करेंगे। एक देश 12 दुनिया। लेखक हैं शिरीष खरे जी और इसका प्रकाशन किया है राजपाल ने। एक देश 12 दुनिया पाठक को महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के उन इलाकों में ले जाती है जहां तक पहुंचना किसी के लिए आसान नहीं होता। इन इलाकों में ऐसे लोगों के बारे में बताती है, मिलवाती है जिनसे शायद ही कोई बात करना चाहता है या मिलना चाहता है। ऐसे कठिन इलाकों में विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने वाले लोगों की ऐसी कहानियां हैं जो रहते तो इसी देश में हैं, लेकिन जिनके वजूद का कोई मतलब नहीं समझा जाता है, जिनके वजूद को लोग अक्सर नकार देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में ये कहानी है। पुस्तक अपने शीर्षक को भी सार्थक करती है। पुस्तक में शामिल कहानियाँ ना तो कहानी है किसी देश की, लेकिन अलग अलग प्रांतों की, अलग अलग जगहों की हैं। कहानियों के पात्र पुस्तक अपने शीर्षक को भी सार्थक करती है। पुस्तक में शामिल कहानियां हैं तो इसी देश की, लेकिन अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग जगहों की हैं। कहानियों के पात्रों का जीवन भी अलग अलग और कठिनाइयों से भरा है। किताब के कवर पर यह वाक्य सही लिखा है कि यह छूटे भारत की तस्वीर है। किताब में 12 कहानियां हैं, लेकिन यह गल्प नहीं है, फिक्शन नहीं है, यह समाचार भी नहीं है। इनमें समाचार भी है और कहानी भी है। मानवीय नज़रिए से और पूरी संवेदना के साथ इन्हें रचा गया है। इन कहानियों का पात्र काल्पनिक नहीं है, ना ही उनकी परेशानियां और विसंगतियां। वह हमारे और आपके बीच के ही हैं जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह यथार्थ का ऐसा आख्यान है जिससे ज़्यादातर लोग अनजान रहते हैं। घूमते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वह कुदरत की सुंदरता देखते हैं, किसी जगह की वास्तुकला देखते हैं। शिरीष खरे जी कुदरत की बनाई सुंदरता में मानव कृत्यों के कारण व्याप्त दुर्दशा और विसंगति को देखते हैं और दिखाते हैं। वह बताते हैं कि विकास की दौड़ में जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया है या रोक दिया गया है, वह भी इसी देश के नागरिक हैं। यह धरती और आकाश जितना सबका है, हमारा आपका है, उतना ही उनका भी है। पहली कहानी वह मर गया महाराष्ट्र के मेलघाट के ऐसे लोगों की कहानी है जिनके लिए किसी बच्चे का मर जाना किसी साधारण वस्तु के खो जाने जैसा भी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों उनकी संवेदना इतनी खत्म या सूख गई है? इस सवाल को जानने के लिए किताब पढ़नी पड़ेगी। एक संपन्न कहे जाने वाले प्रदेश का यह इलाका जहां बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं, यहाँ तक पहुँचने में सारी सरकारी योजनाएं भी मर जाती हैं। लेखक लिखता है कि यहाँ के कई जवान बेटे बहू अपने परिवार के बुजुर्ग और बच्चों को यहीं पर छोड़कर काम की तलाश में अमरावती और दूर दराज के मैदानी इलाकों में चले जाते हैं। दरअसल संघर्ष ही यहाँ ईमानदारी की एकमात्र परिभाषा है। संघर्ष पूरी ईमानदारी से जंगल में जीने का, संघर्ष पूरी ईमानदारी से मैदानी इलाकों में काम तलाशने का। साल 1974 में मेलघाट को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। शेर के चमड़े के बराबर जगह मांगी गई और चमड़ा लगातार चौड़ा होता चला गया। वनवासी जंगल से बाहर हो गए, अपनी जमीन, अपने जंगल से बेदखल हो गए। उनके और उनके बच्चे भूख और प्यास से मरने लगे। अब इनकी संख्या नाम मात्र बची है। सबको टाइगर खाता जा रहा है, नहीं, टाइगर के बहाने वह लोग खा रहे हैं जो इसके योजनाकार हैं और जिनका यहाँ की योजनाओं से निजी विकास हो रहा है। लेखक अपनी तरफ से कहता कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे हालात में उसके पात्र ही सब कुछ बयां कर जाते हैं, कह जाते हैं, सब कुछ दर्ज करा जाते हैं। दूसरी कहानी कमाठीपुरा की है।
मुंबई के इस इलाके को कौन नहीं जानता होगा। मुंबई में रहने वाला तो हर व्यक्ति जानता होगा, मगर इस तरह से कितने लोग जानते या सोचते होंगे। यह जगह हमारी व्यवस्था का ऐसा घिनौना रूप है जो मानव संस्कृति के साथ ही जन्मी और विकसित होकर अब सड़ गई है। अब कोई अपनी कथित संस्कृति पर गर्व करता है तो वह उसी संस्कृति के कलंकनुमा इस कुरीति को भूल जाता है। यह भी होता है कि याद करना ही नहीं चाहता। पुरुष वर्चस्व वाले समाज और व्यवस्था में नारी की ऐसी दुर्गति बहुत ही वेदनापूर्ण है। कमाठीपुरा में कोई एक कहानी नहीं है, कई कहानियाँ एक दूसरे से गुथी हैं। इनमें एक युवा सरदार जी भी हैं, उनकी भी अपनी कहानी है जो अलग ही हालात को अभिव्यक्त करती है। तीसरी कहानी अपने देश में परदेशी महाराष्ट्र के कनाड़ी बुडरुक की बंजारा जनजाति से संबंधित है। लेखक लिखता है कि सदियों से नंदी बैल तिरमाली घुमंतु जनजाति के जीने का आधार रहे हैं। ये बैल लेकर जहाँ जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं, इसलिए घुमंतु जनजाति के तिरमाली को आमतौर पर लोग बंजारा भी कह देते हैं। इनका सच लेखक इन शब्दों में बताता है कि भारत की जाति व्यवस्था में तिरमाली की तरह कई घुमंतु समुदाय हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरों का मनोरंजन करते रहे हैं। बदले में इनके सामने कुछ सिक्के फेंक दिए जाते हैं, इसी से इनका जीवन चलता है। चौथी कहानी कोई सितारा नहीं चमकता महाराष्ट्र के ही आपटी की है। हिंदी फिल्मों में खतरनाक स्टंट करने वालों की ऐसी कहानी जिनके जानदार और शानदार स्टंट पर कई लोग सितारे बन गए, कई हीरो सुपरस्टार बन गए, लेकिन इनकी ज़िंदगी में आया तो सिल्वर स्क्रीन का अंधेरा, चंद पैसे जिससे वह केवल जीवित रहते हैं, जिंदगी जीते नहीं हैं। लेखक लिखता है कि सैयद मदारी अमिताभ बच्चन के ज़माने से स्टंट कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच से कोई स्टार नहीं चमका, उनके बीच से यानी उनके समुदाय से। लेखक यह भी बताता है कि भारतीय जनगणना के मुताबिक देश भर में 840 घुमंतु समुदाय हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि इनमें से कुछ समुदायों के नाम छूट गए हैं। इन्हीं छूटे हुए समुदायों में से सैयद मदारी समुदाय भी है। यह समुदाय ना पढ़ा है, ना ही इसके पास ज़मीन है, ना नौकरी है, ना ही घर है। यह सभी हिंदी फिल्मों में स्टंट करके गुजारा करते हैं। समुदाय का सबसे पढ़ा युवा 12वीं पास है। पांचवी कहानी गन्नों के खेतों में चीनी कड़वी होने की है। यह महाराष्ट्र के मस्सा इलाके के मजदूरों की कहानी है, उनके बच्चों और महिलाओं की कहानी है। कैसा जीवन जीते हैं, क्या हालात है उनके, जिनके बोए काटे गन्ने से चीनी बनती है। चीनी जितनी मीठी और सफ़ेद चमकदार होती है, इनका जीवन उतना ही कड़वा और स्याह है। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप जब भी चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे चेहरे आपके दिमाग में उभर आएंगे जो चीनी की चमकदार सफ़ेदी के पीछे के स्याह पक्ष को उजागर कर देंगे। यदि आप संवेदनशील हुए तो इसके बाद आपकी हिम्मत नहीं होगी कि चीनी का इस्तेमाल कर भी पाएँ। गरीबी और गुलामी की एक अलग ही तस्वीर इस इलाके में बना दी गई है। चीनी मिलें लाती होंगी किसी के लिए संपन्नता, लेकिन मजदूरों की ज़िंदगी में तो कोई परिवर्तन नहीं ला पाती। चीनी मिलों में बनने वाली चीनी एक ऐसी गंदगी छोड़ जाती है जो आपको चीनी मिलों के पास कभी भी मिल जाएगी। इन मिलों के पास रहना तो दूर, वहाँ से गुजरना भी मुश्किल होता है। इसकी वजह इनकी बदबू होती है। छठी कहानी सूरज को तोड़ने जाना है, महादेव बस्ती की है, महाराष्ट्र की ही है। पारधी जनजाति के बारे में है। तंग आकर अंग्रेजों ने इन्हें अपराधी घोषित कर दिया था। देश आज़ाद हुआ तो 1952 में यह काला कानून खत्म कर दिया गया। इसके बाद पारधी को अपराधी की जगह विमुक्त लिखा जाने लगा, लेकिन धारणाएं नहीं बदली, मानसिकता नहीं बदली, खास करके पुलिस की। मराठवाड़ा के इन इलाकों में जब भी कोई अपराध होता है, पुलिस पारधी समुदाय को ही खोजती है, इन वस्तुओं में छापा मारती है, लोगों को पकड़ती है, उठा ले जाती है, पूछताछ करती है। आज़ादी के बाद भी अंग्रेज़ों के दिए कलंक से यह आज़ाद नहीं हो पाए हैं। कुछ सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं इनके बीच। अब इनके बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, मगर चुनौतियाँ अभी बहुत बाकी हैं। सातवीं कहानी गुजरात के संगम टेकरी की है। बार बार लगातार अपनी झोपड़ियों सहित उजड़ना, नुकसान झेलते रहना,
मीराबेन की ज़िंदगी है, मगर वह अकेली नहीं है। सही बात है, बार बार उजड़ने वाली मीराबेन अकेली नहीं है। इस देश में शहर दर शहर बेघर लोग उजड़ते ही रहते हैं। हर आदमी को आवास देने की योजना चलाने वाली सरकार सबको घर तो नहीं दे पाती, लेकिन समय समय पर विकास के नाम पर, कब्जे के नाम पर लोगों को उजाड़ देती है, बेघर कर देती है, जहाँ तहाँ फेंक देती है। बसाने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय सरकार और उसका तंत्र ऐसा काम बार बार करता रहता है। इसे पढ़ने के बाद आप एक अलग ही संवेदना से गुजरेंगे। 8वीं कहानी मध्य प्रदेश की बरमान की है। वह तुम्हारी नदी को मैदान बना जाएंगे शीर्षक से लिखी कहानी नदी नर्मदा के बारे में है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर विस्तार से लिखा गया है। विकास की धुन में मस्त लोगों को नदियों के पानी में जीवन और हरियाली दिखती है। वह बांध बनाते हैं और नदियों का पानी बहुत दूर तक ले जाते हैं। वही नदी अपने उद्गम स्थल पर ही गंदी और सूखने लगती है। इसे कोई नहीं देख पाता, किसी को दिखाई नहीं देता। सैकड़ों गांवों को उजाड़ कर विकासवादी लोग ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जिसके पीछे बहुत गंदगी होती है और बहुत घना गहरा अंधेरा होता है। 9वीं कहानी राजस्थान के बायतू की है। सुबह होने में देर है शीर्षक से इस कहानी को लिखा गया है। शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है। 2 ऐसे किरदारों की कहानी है जो संघर्ष के पथ को तो चुनते हैं, लेकिन एक आधे रास्ते से मुड़ जाता है, लौट जाता है, तो दूसरा आगे बढ़ जाता है। तमाम विसंगतियों के बावजूद उसमें अपराधी को सजा दिलाने का आत्मबल है और वह आगे बढ़ती है। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो पीड़ित है और जो अपने ही समाज से पीड़ित है और जिसे न्याय ना मिल पाए इसके लिए अपने ही समाज के लोग लगे हुए हैं, तरह तरह से तोड़ रहे हैं, लेकिन वह भी दृढ़ प्रतिज्ञ है कि अपराधी को सजा दिला के ही रहेगी। 10वीं कहानी दंडकारण यूं ही लाल नहीं है, छत्तीसगढ़ के दरभा की है। इस कहानी से कई सच सामने आते हैं जिसे आप अखबारों में छपने वाली खबरों से नहीं जान सकते। लेखक रक्तपात के मूल कारण तक जाता है, तह में जाकर वजह तलाशता है। उस हकीकत तक सत्ता तंत्र पहुंचना नहीं चाहता जहां तक लेखक पहुंचा है, जहां हकीकत छिपी हुई है। हकीकत से अनजान लोग ताकत के दम पर शांति कायम करने के लिए अशांति फैलाए रहते हैं। भाषणों में शब्दों से विवेचना करने वालों को यदि किसी दिन यह हकीकत पता चल भी जाए तब भी शायद ही वह कुछ कर पाएं या कुछ करें या उनमें कुछ करने की इच्छा शक्ति हो। सत्ता की शक्ति अपने उद्गम काल से ही क्रूरता से शासन करती रही है। करुणा संवेदना उसके लिए बेकार शब्द है। 11वीं कहानी खंडहरों में एक गाइड की तलाश छत्तीसगढ़ के मदकू द्वीप की है। उफनाई नदी को एक डोंगी के सहारे इस द्वीप तक पहुंचे लेखक को एक खंडहर मिलता है जिसके बारे में बताने वाला कोई नहीं है, लेकिन कहानियां तरह तरह की है। जोड़ तोड़ कर वहाँ पर एक मंदिर बना दिया गया है और पुजारी को भी बैठा दिया गया है, लेकिन मंदिर कैसे बना, क्यों बना और ये खंडहर कब का कैसे है, किस काल का है, किसी को कुछ पता नहीं है। 12वीं कहानी छत्तीसगढ़ के जो अछोटी की है। धान के इस कटोरे में राहत के नाम पे किस तरह लोगों को धोखा दिया जा रहा है, इस बात को रेखांकित किया गया है। लेखक लिखता है कि बीते एक दशक में छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या 12% घट गई है। इस अवधि में 70% खेतीहर मजदूर बढ़ गए हैं। धान के कटोरे में खेतीहर मजदूर बनने वाले अधिकतर छोटे किसान हैं। कहीं औद्योगिक परियोजना तो कहीं पर विकास के लिए भूमि अधिग्रहण, कहीं खेती में 4 घाटा सहते रहने के कारण इस तबके ने अपने खेतों से तौबा कर ली है, किसानों ने तौबा कर ली है। इसके आगे किसानों का अपने खेतों से पलायन करना एक तरह से आत्महत्या के बराबर ही है। वजह यह है कि खेती इनके खून में बहती थी, खेती इनकी दुनिया थी, ये खेती से जीते थे, ये खेती से खाते थे, खेती ही जानते थे, खेती ही गाते थे और खेती के अलावा कुछ नहीं जानते थे। तो इस तरह एक किताब में ये 12 कहानियाँ हैं और ये 12 दुनिया के बराबर है, ये लेखक कहना चाहता है। और इस तरह देश में ही 12 दुनिया खुलकर सामने आती है
और उसके लोग, उनकी हकीकत हमारे सामने आती है। धन्यवाद।